गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ गांधीयन युग। पिछले क्लास में मैंने जैसे आपको असहयोग आंदोलन बताया था और असहयोग आंदोलन के बाद के घटनाक्रम को अगर आगे हम ले जाएं तो इसमें आपको क्रांतिकारी युग आता है। मीन्स भगत सिंह और ऐसे ही क्रांतिकारियों का एक समय जो मूल रूप से देखने को आता है भारतीय इतिहास में, और ये बहुत बड़े स्तर को प्रभावित करते हैं स्वतंत्रता संग्राम को। तो उस पर भी डिस्कशन या उस पर भी चर्चा करनी आवश्यक है। तो इस टॉपिक को मैंने आज सेलेक्ट किया आज के क्लास के लिए, और आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय। मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारी किताबों में या अधिकतर किताबों में आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या ये शब्द सही है? इतिहासकार द्वारा शब्दों का चयन, जो आतंकवाद है, शब्दों का चयन क्या सही है? तो मेरे अनुसार ये बिल्कुल गलत है। कभी भी हमारे क्रांतिकारी जो थे उन्हें आतंकवादी या फिर उग्रवादी हम नहीं कह सकते हैं। ये किसी भी स्तर से उग्रवादी या क्रांतिकारी नहीं थे। सॉरी, ये क्रांतिकारी थे, आतंकवादी नहीं थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शब्द जो थे उनके अंतर जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं विचारधारा को। जैसे मैं इस चीज़ को पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि शब्दों का अर्थ क्या होता है। जैसे एक शब्द होता है आतंकवाद, आप जनरली सुनते होंगे, या उग्रवाद, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। ये जनरली आप जम्मू कश्मीर की समस्या को लेकर सुनते होंगे, आतंकवादियों ने अटैक किया, उग्रवादियों ने अटैक किया। तो ये एक समस्या है और उस शब्द को आप बहुत क्लियर तरह से जानते होंगे। ये ऐसे मकसद को पूरा करना चाहते हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ होती है, मतलब जनता की चुनी हुई सरकार को ही ये चैलेंज करते हैं। और इनका मकसद जो होता है, एक तरह से कहा जा सकता है कि बड़े स्तर पर अव्यवस्था को फैलाना और होता है, निर्दोष लोगों को मारना होता है। सबसे बड़ी बात जो है वो है निर्दोष लोगों को मारना। मतलब अपने मकसद के लिए अगर इन्हें कुछ भी करना पड़े तो उसके लिए ये तैयार हो जाते हैं। तो ये आतंकवादी और उग्रवादी होते हैं। इनको अपने देश से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इनका जो मकसद होता है बहुत ही क्षणिक होता है और ये भाड़े पर भी काम कर सकते हैं। मतलब ये मूल रूप से अपनी विचारधारा से प्रभावित नहीं होते, इनका कोई दर्शन नहीं होता, इनके जीवन का फिलॉसफी कुछ नहीं होता है। ये कुछ भी कर सकते हैं पैसे के लिए, और इनका अपना खुद परिवार भी ये नहीं होता है। मीन्स ये एक तरह से देशद्रोही होते हैं। आते हैं क्रांतिकारी। क्रांतिकारी वैसे लोग हैं जो आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं। व्यवस्था जो चल रही है उस व्यवस्था में अगर कुछ कमियां हैं तो उस कमियों में वो बदलाव चाहते हैं। और जो क्रांतिकारी शब्द है, जहां तक हम लोग ने सुना है इतिहास में, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये क्रांतिकारी थे। अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो दूसरी सरकारें थी, अंग्रेजी शासन, वो लोग जिस तरह की व्यवस्था को रन करवा रहा था हमारे देशों में, उसके खिलाफ क्रांतिकारियों ने एक आवाज़ उठाई। तो क्रांतिकारी जो थे वो आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे और पॉजिटिव चीज़ें लाना चाहते थे। मतलब एक गलत व्यवस्था चल रही थी, उस गलत व्यवस्था को तोड़कर एक नई अच्छी व्यवस्था को लाना क्रांतिकारी व्यवस्था कहलाती है। मीन्स 1857 की क्रांति हम लोग बोलते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि क्रांति जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है, बाकी आतंकवाद, उग्रवाद जो है नेगेटिव वर्ड है। तो मेरे अनुसार इतिहास की किताबों में अगर क्रांतिकारियों को उग्रवादी कहा जा रहा है या फिर आतंकवादी कहा जा रहा है, जो कि बहुत सारे राइटर्स कहते हैं, ये अपने आप में गलत चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं ये समझने के लिए कि भारत में इनका उदय क्यों हुआ और क्यों क्रांतिकारी आंदोलन बड़े स्तर पर एक 1923, 24, 25 और 30, 32 तक चलता रहा, और इससे क्या प्रभावित हुआ भारतीय राजनीति में, किस तरह के आंदोलन ये लोग चलाते रहे, इनकी विचारधारा क्या थी, ये सबका वर्णन अब हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले उदय का कारण अगर देखा जाए तो उदय के कारण की अगर मैं चर्चा करूं तो मेरे अनुसार 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। जैसे कि आप जानते भी होंगे या आपने सुना भी होगा, 1907 में नरम दल और गरम दल, सूरत अधिवेशन, नरम दल जो थे वो इस बात को मानते थे कि मूल रूप से हम
अपनी बातों को सरकार से मनवा सकते हैं नरमी से, मतलब सही तरीके से उसको हम कहें और सरकार वैधानिक रूप से वो मान सकती है। सरकार नहीं मानती है तो हम उसके खिलाफ कुछ ऐसा बड़े स्तर पर विद्रोह या बड़े स्तर पर कुछ करने नहीं जा रहे हैं। तो वो जनरली इस बात को मानते थे कि सरकार और संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही हमको वो काम करना है। मीन्स अगर सरकार कुछ गलत करती है तो सरकार के ही कोर्ट में वो चले जाते थे। नगण्यता थी उनकी सफलता जो थी बिल्कुल नगण्य थी, लेकिन नरम दल जो थे वो मूल रूप से इस विचारधारा को फॉलो करते थे। गरम दल वाले क्या थे? तो गरम दल विचारधारा इस बात को व्याख्या करती है, इस बात पर विश्वास करती थी कि हमको स्वराज चाहिए, ये देश हमारा है, इस पर शासन का हक हमारा है और किसी स्तर पर हम दूसरे लोगों को शासन करने नहीं देंगे। हमें स्वराज चाहिए, वो भी पूर्ण स्वराज। बाल गंगाधर तिलक जैसे व्यक्ति इस विचारधारा को पोषित कर रहे थे गरम दल में। गरम दल के नेताओं में बाल पाल लाल या लाल बाल पाल आपने सुना होगा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो ये विचारधारा जो थी अपने आप में सरवाइव कर रही थी, लेकिन 1907 में कांग्रेस की अध्यक्ष पद का चुनाव के लिए जब इसका सम्मेलन सूरत में चल रहा था तो 1907 में इस पर चर्चा हुई और चर्चा में बहुत सारे जो गरम दल के लोग थे वो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को नेता चुना जाए। बाल गंगाधर तिलक जो खुद वहां प्रेजेंट नहीं थे, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी कभी प्रस्तुत भी नहीं की थी। रास बिहारी घोष को नेता चुन लिया गया था और एक तरह से कहा जा सकता है कि रास बिहारी घोष जो थे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष थे। बाल गंगाधर तिलक को भी इस बात पर कहीं ऐतराज नहीं था, लेकिन इतनी गंदगी फैली उस सम्मेलन में कि कुर्सी, टेबल, चप्पल, जूता तक चले और इवन यहाँ तक लिखा गया कि किसी व्यक्ति ने चप्पल चलाया जो वहाँ मंच पर बैठे जो बड़े नेता थे उनको जाके वो लगा, फिरोज शाह मेहता और जैसे लोगों को। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक गंदगी थी और इसने स्पष्ट रूप से कांग्रेस को दो ढर्रे में जो बांटा था, गरम दल और नरम दल, तो ये अंग्रेजों के पक्ष में था। मतलब ये मूल रूप से कहा जा सकता है कि अंग्रेज इस घटना से काफ़ी खुश थे। उन्होंने कई जगह लेटर लिखा और स्पष्ट रूप से इसका वर्णन वो लोग करते हैं उस समय के तत्कालिक अधिकारी कि भाई ये हमारे पक्ष की घटना है और कांग्रेस अब समाप्त होने वाली है। बात सही थी। अगर हम नरम दल वालों की भूमिका की बात करें तो नरम दल वालों ने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया था। मीन्स ऐसे समय में उन्होंने काम किया था जब कांग्रेस जैसी संगठन नहीं थे और मूल रूप से वो उसका प्रसार करना चाह रहे थे। व्यवस्थाएं में, विचारधाराओं में थोड़ी अंतर जरूर थी, लेकिन उन्होंने एक आधारशिला रखी थी जिस पर आकर कोई भी व्यक्ति आंदोलन खड़ा कर सकता था या आंदोलन चला सकता था। उन्होंने संपर्क बहुत ज़्यादा नहीं साधा था लोगों से, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि स्टार्टिंग मतलब शुरुआती चीज़ें उन्होंने की थी। गरम दल वाले जो थे, गरम दल वाले नरम दल वालों को देखना नहीं चाहते थे। विचारधारा का अंतर जो था वो काफ़ी इन दोनों के एक दूसरे के दूर लेता गया। अगर ये दोनों रणनीति से काम किए रहते, दोनों अगर मिलकर काम किए रहते, गरम दल वाले नरम दल वाले को देखना नहीं चाहते थे और नरम दल वाले गरम दल को नहीं, अगर दोनों ने एक साथ समझौता करके काम किया रहता तो कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में रहती और अंग्रेजों से वो मुकाबला कर सकती थी। 1885 से स्थापित कांग्रेस जस्ट कुछ सालों में सिरदर्द बन गई अंग्रेजों के लिए। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अंग्रेज शुरू से लग गए कांग्रेस को तोड़ने में और 1907 में ये सफल भी हुआ। अब दोनों जब अलग हो गए तो एक निराशा का माहौल था देश में। 1907 का जो कांग्रेस का विभाजन था वो सिर्फ कांग्रेस का विभाजन नहीं था। जो आशा की किरण हम देख रहे थे आज़ादी की लड़ाई चीज़ों को, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। सारी चीज़ें धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगी थी और यहाँ से शुरू होता है एक निराशा का माहौल। और इस निराशा के माहौल में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो क्रांतिकारियों को या नवयुवकों को भड़काती हैं, जिनका खून खौलता है और जो आज़ादी के लिए एक नई रास्ते को तलाशते हैं। अगर कांग्रेस गरम दल वालों में ही कांग्रेस मजबूत होती तो इन क्रांतिकारी या भटकाओं को रोक सकते थे और नई ऊर्जा दे सकते थे। लेकिन समस्या यहाँ थी कि गरम दल वाले खुद व्यवस्थित नहीं थे और इनकी अपनी विचारधारा कोई स्पष्ट नहीं थी।
और विचारधारा अगर स्पष्ट नहीं भी थी तो इसके साथ साथ ये संगठित नहीं थे, जिसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ। क्रांतिकारी जो ज्वाइन किए या वैसे लोग जो नवयुवक थे जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं था, दिशा निर्देश नहीं था कि आगे वो क्या कर सकते हैं। खैर इसी बीच आपको मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आता है। मार्ले मिंटो सुधार ने किस तरह मदद किया क्रांतिकारियों को आगे ले जाने के लिए, तो मार्ले मिंटो सुधार ने स्पष्ट रूप से कुछ चीज़ों को स्पष्ट किया, जिसमें मार्ले मिंटो सुधार जो था वो मूल रूप से 1909 में आया था। और मार्ले मिंटो सुधार ने कुछ ऐसे चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया था जो अपने आप में कहा जा सकता है कि क्रांतिकारियों को काफ़ी उत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए। बहुत सिंपल तरीके से इसको आपको समझाया जा सकता है। जैसे राजेंद्र प्रसाद ने इस सुधार के बारे में कहा था कि एक ऐसा सुधार है मार्ले मिंटो सुधार जिसमें संप्रदायवाद की बीज बोई गई थी। मतलब भारत का विभाजन जो था ये पहला वो कांड था या सुधार था जिसमें अंग्रेजों ने एक सपना देखा और 1909 में उन्होंने वो बीज डाला और 1947 में फसल उन्होंने काटी थी। कांग्रेस का विभाजन जो था, जो मूल रूप से 1907 का समय था, 1907 के बाद 2 साल में ही अंग्रेजों ने बहुत बारीकी से उन चीज़ों को समझा। इन्होंने संप्रदायवाद को, हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए इन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्र रखा। इस सुधार में कुछ सुधार अच्छे थे, लेकिन उसके बाद भी जो मेन कमी थी वो था संप्रदायवाद की बीज। मीन्स मुस्लिम जो थे वो एक खास निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते थे जो कि मुस्लिम बहुल होता था, और वहाँ सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को मुस्लिम ही वोट कर सकते थे। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक बंटवारा था हिंदू और मुस्लिम को लेकर। मतलब तुष्टीकरण की नीति अंग्रेजों ने यहाँ से शुरू की और उनका एक मकसद था कि हम इसको आगे ले जाएं। वो सफल भी इसमें रहे। तो इस चीज़ को काटने के लिए, इस विचारधारा को दबाने के लिए कोई व्यक्ति या कोई संगठन नहीं था जो कह सके कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही कारण था कि एक गुस्सा, एक रोष, आक्रोश जो था नवयुवकों का वो सरकार के खिलाफ चला गया। तो यहाँ से मार्ले मिंटो सुधार से शुरू होता है क्रांतिकारी युग। मतलब शोषण की जो नीति थी वो अंग्रेजों ने लगातार उसको आगे बढ़ाया था। तो इस तरह से क्रांतिकारियों का जो आगे का क्रम था वो जारी रहा। उसके बाद आते हैं जो मूल रूप से अब क्रांतिकारी जो थे धीरे धीरे पनपना शुरू हुए और एक विचारधारा से वो बंधते गए। और उनकी विचारधारा आखिर वो आती कहाँ थी? तो जनरली ये देखा जाता है नवयुवक जो थे वो मूल रूप से अपनी विचारधारा को फॉलो करते थे। खासकर उस समय 1917 में रशियन क्रांति से इन्होंने बहुत कुछ सीखा था। आयरलैंड की घटनाओं से इन्होंने बहुत कुछ सीखा था। तो विदेश में जो चीज़ें हो रही थी, चूँकि ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो विदेशों में जो भी घटनाएं होती थी उससे काफ़ी कुछ सीखते थे। वहाँ पर जिस तरह से बदलाव किए जाते थे, सरकारें बदली जाती थी, सत्ता में परिवर्तन होता था, या जिस तरह से वो लड़ाई लड़ते थे, तो क्रांतिकारियों को ये समझ में आने लगा कि हम भी वो काम कर सकते हैं। लेकिन ये भूल जाते थे कि कभी भी बड़े स्तर की आज़ादी की लड़ाई जो होती है वो संगठित होकर लड़ी जा सकती है। व्यक्तिगत शक्ति, इंडिविजुअल पावर जो होता है कभी भी किसी क्रांति को जन्म नहीं दे सकता है। मीन्स अगर हम ये चाहें कि हम व्यक्तिगत रूप से इतने शक्तिशाली हो जाए कि समाज में आमूल-चूल परिवर्तन कर ले, ऐसा कभी संभव नहीं है। उसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ एक बहुत बड़ी गलती देखने को मिलती है, जो संगठन का अभाव देखने को मिलता है, वो मूल रूप से उनके लिए लक्ष्य को और कठिन कर देता है। जैसे अगला पॉइंट हम डिस्कस करना चाहेंगे पिस्तौल और बम की राजनीति, जो कि मूल रूप से क्रांतिकारियों का एक अपना पॉइंट था। मतलब वो इस बात पर विश्वास करते थे, हार्डली उनका ये विश्वास था कि पिस्तौल और बम की राजनीति से ही हम सरकार को हिला सकते हैं, अपने सत्ता को हम यहाँ पा सकते हैं। चूँकि गरम दल और नरम दल लगभग समाप्त हो चुके थे। नरम दल चाहते तो क्रांतिकारियों को अपने साथ मिला सकते थे, या गरम दल वाले चाहते तो एक अपनी समानांतर विचारधारा को संगठित करके आगे रन करवा सकते थे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो पिस्तौल और बम की राजनीति में मूल रूप से देखने को आता है कि बहुत सारे क्रांतिकारी ये मानने लगे थे कि अब सरकार को हमको हटाना है, हमको यहाँ से उसको हिलाना है और उनको बोरिया बिस्तर समेटना है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।
जिस रणनीति की वो बात कर रहे थे उसकी कमी जो थी क्रांतिकारियों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। हाँ, लेकिन मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं कि क्रांतिकारियों का योगदान बहुत बड़ा था, लेकिन वो और भी बड़ा हो सकता था, जिसका एक व्यापक प्रभाव विश्व पर भी देखने को मिल सकता था। लेकिन वो जो छोटे छोटे संगठन थे या इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो प्रयास थे, वो बड़े प्रयास को कहीं ना कहीं रुकावट डालते थे। तो यहाँ से संगठन की कमी इनमें देखने को मिलती है। इसी बीच 1919 में एक और सुधार आया आपको, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये मूल रूप से इस सुधार में बहुत सारी कमियां थी। इसके बाद भी सरकार जो अंग्रेजी गवर्नमेंट थी वो 10 सालों पर ये सुधार इंट्रोड्यूस करती थी और उसकी समीक्षा करती थी कि हमने जो सुधार किए हैं वो क्या भारत के लिए सही है, और अगर सही है तो हमारे लिए कितना सही है, मीन्स अंग्रेजों के लिए कितना सही है। इसी क्रम में 1920 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में एक प्रयास किया गया कि बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उनको जो बंदी बना के रखा गया था, जेल से रिहा कर दिया गया। एक सिंपैथी गेन करने के लिए, एक सहानुभूति प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने प्रयास किया कि जो भी क्रांतिकारी जो थे उनको हमने पकड़ा है, हम 1920 में उसको आज़ाद कर रहे हैं। क्यों आज़ाद कर रहे हैं भाई? तो इसलिए आज़ाद कर रहे हैं क्योंकि हम इनके साथ सहानुभूति रखते हैं और ये भूले भटके लोग हैं और ये संगठित होकर इस तरह से काम करेंगे तो इनके लिए भविष्य जो है अच्छा नहीं है। एक चीज मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा स्पष्ट रूप से, इससे पहले की घटनाओं में अगर बात करें हम तो 1904 में बीडी सावरकर अभिनव भारत की स्थापना कर चुके थे। और बीडी सावरकर जो थे उन पर आज के समय में बहुत सारी राजनीति चीजें या राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, चाहे वो बीडी सावरकर हो चाहे वो पंडित नेहरू हो, भारत की आज़ादी में वैसे लोग जिन्होंने एक बूंद भी खून बहाया वो हमारे लिए नमनीय है, उनकी आलोचना नहीं हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्जदार हैं हम। तो बीडी सावरकर को ये कहना या कि वो किसी पार्टिकुलर संगठन से जुड़े हुए थे, उनकी विचारधारा ये थी फला थी, तो ये चीज़ें अब उस पर डिबेट बंद होना चाहिए। और ये लोग ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने ज्वाला को उत्पन्न किया था। जब बरसात के सीजन में हम किसी चीज़ को जलाने का प्रयास करते हैं और जलती नहीं है तो उसकी सारी व्यवस्था हम करते हैं, अगर हमारे पास मिट्टी का तेल नहीं हो तो। ये वो लोग थे बीडी सावरकर जैसे लोग जिन्होंने बरसात के सीजन में भी क्रांतिकारी विचारधारा को या आग को जलाने का प्रयास किया और सफल प्रयास किया था। यही प्रयास था कि 1908 में खुदीराम बोस जैसे लोग आए और वो लोग फांसी पर लटके। तो ये प्रयास दिखाता है कि कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों की जो सीढ़ी थी ऐसे लोगों ने ही तैयार किया था। 1920 में क्रांतिकारियों को छोड़ा जरूर गया और बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे असहयोग आंदोलन की तरफ मुड़ गए। जैसे बहुत सारे लोगों ने उस समय के जो कांग्रेस के नेता लोग थे, उन्होंने उनसे अनुग्रह किया कि भाई आप आइए और आप लोग हमारे आंदोलन में सहयोग कीजिए। तो बहुत सारे क्रांतिकारी जो 1920 में छोड़े गए सहानुभूति के रूप में, वो असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ लड़े भी। तो ये दिखाता है कि विचारधारा अंतर नहीं था, हाँ उनको दिशा निर्देश, एक अच्छा मार्गदर्शन देने की जरूरत थी, जो कि कमी देखने को मिलती है। खैर, असहयोग आंदोलन की घटना थी, उससे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने यह स्पष्ट कर दिया कि एक निराशा का जो माहौल पहले से कायम था वो और ज्यादा गहराता गया। 1920 का जो घटना था उनको रिहा करना, वो जलियांवाला बाग का कॉम्पनसेशन चाहते थे अंग्रेज। मतलब उनको लगा कि जलियांवाला बाग में जो गुस्सा है नागरिकों में वो समाप्त हो जाएगा इस घटना से, हम कर सकते हैं। ऐसा हुआ नहीं। जलियांवाला बाग ने उस आग को और भड़काया और ये लोग मूल रूप से अब सरकार के बिल्कुल विरुद्ध थे, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या फिर संगठित रूप से हो। यहां दो विचारधारा मैं स्पष्ट रूप करना चाहूंगा। क्रांतिकारियों की दो विचारधाराएं भारत में सर्वाइव करती हैं। पहला विचारधारा पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीन राज्य थे। वहां के क्रांतिकारी जो इसमें समाहित थे उनकी एक अलग विचारधारा थी। और दूसरी जो विचारधारा थी वो बंगाल।
बंगाल के क्रांतिकारियों की लड़ाई की शैली बिल्कुल अलग थी। बंगाल में ही अनुशीलन समिति और युगांतर, ये दो गुट थे। अनुशीलन समिति और युगांतर जो थे वो क्रांतिकारियों की एक तरह से फैक्ट्री कहे जा सकते हैं। मतलब ये अलग अलग लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाते थे। जैसे युगांतर, सुभाष चंद्र बोस उसको सपोर्ट करते थे, उसी तरह अनुशीलन समिति सूर्य सेन जैसे लोग उसके सपोर्ट में थे। तो अपने आप इनकी एक लड़ाई थी और ये संगठित थे। ये चाहते थे कि रिजल्ट जो है एक संगठन के रूप में हम लोग दे पाए। तो इनका अपना एक विचारधारा थी, बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी चीज़ें भी लिखी गई और ये उस चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते थे, जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते थे और जनता को अपनी विचारधारा समझाने का प्रयास करते थे। तो 1920 के बाद की घटनाओं की अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन जैसे ही बंद हुआ, एक निराशा का माहौल फिर से कायम हो जाता है। मतलब क्रांतिकारियों को ऐसा लगता है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे थे आज़ादी की, वो हमें काफ़ी दूर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के नेता जो थे वो फिर से रचनात्मक कार्य की तरफ चले गए थे। असहयोग आंदोलन समाप्त, गांधी जी ग्रामीण क्षेत्र की ओर चले गए और इस तरह से जो अंदर गुस्सा था नवयुवकों का वो पनपा और बड़े स्तर पर उसको शांत करने वाला या एक सही दिशा देने वाला कोई नेता नहीं था कांग्रेस में उस समय, जो इनको आगे ला सकता था या संगठित कर सकता था। लेकिन हाँ, कुछ लोग या कुछ नेता ऐसे थे जो उनको संगठित करने का प्रयास कर रहे थे। इसी प्रयास में उत्तर भारत के क्रांतिकारी की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने आप को संगठित करने का प्रयास किया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग जो थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ऐसे ऐसे लोग जो थे पैदा हुए और इन्होंने उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को संगठित करने का प्रयास किया। उसमें जो सबसे सफल प्रयास था वो अक्टूबर 1924 का प्रयास था आपको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये एक माइलस्टोन था मित्रों। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये दिखाता है कि भारत में जो क्रांतिकारी थे अब संगठित थे और ये संगठन जो था आपको बाद में नाम जरूर इसका बदला, लेकिन इसने ही सारी लड़ाई लड़ी मूल रूप से। और इसकी लड़ाई जो थी वो अंग्रेजों के लिए हिलाने के लिए काफ़ी थी। इसके जो नेता थे उन्होंने बहुत संगठित वे से, हाँ मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये करते क्या थे। तो पहले तो इनमें डायलेमा था कि करना क्या है हमको। बाद में इन्होंने सोचा कि जो भी बदनाम ऑफिसर हैं, वैसे अंग्रेज ऑफिसर जो बदनाम हैं या वैसे जो कि पुलिस की मुखबरी करते हैं, मतलब भारतीयों के खिलाफ कुछ काम करते हैं, तो वैसे लोगों को टारगेट करना, उनको मारना। मीन्स ये स्पष्ट रूप से अपने घोषणाओं में ये बात रखते थे कि हमें मारना है। जैसे कई जगह ये चीज़ें देखने को मिलती है। युगांतर में ये लिखा गया कि भारत की जनसंख्या 30 करोड़ है, इसका अर्थ है 60 करोड़ हाथ, और 60 करोड़ हाथ अगर एक साथ अंग्रेजों पर गिरेंगे तो उसका क्या नतीजा होगा वो समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें लोगों को भड़काने के लिए या उस तरीके से लिखी जाती थी जो क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर ऊपर आए। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन 1924 में जो चीज़ें घटी या जो घटनाएं घटी वो संगठित रूप से इन सारे क्रांतिकारियों को एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया गया था। काकोरी कांड का मैं डिस्कशन यहाँ करना चाहूँगा। काकोरी जो है लखनऊ के पास की जगह है एक, जहाँ पर 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल और बहुत सारे क्रांतिकारियों ने आपको एक 8वीं डाउन ट्रेन को, जो रेलवे का खजाना था, उसको लूटा था। यह अपने आप में बहुत बड़ा हिम्मत था। मीन्स अंग्रेजों को एक साफ जवाब था कि भाई अब हम शांत नहीं रहने वाले हैं, मीन्स हम तुम्हारा खजाना तक लूटेंगे और तुमको कंगाल करेंगे। रणनीति का एक हिस्सा था। मीन्स वो चाहते थे कि अंग्रेजों का खजाना पर चोट किया जाए, जो आर्थिक शक्ति है उनको कमज़ोर किया जाए। अगर आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर हम ऐसे ही मजबूत हो जाएंगे। काकोरी कांड जो है, अंग्रेजों को जब इसका भनक लगा या उन्होंने जब इसको सुना तो वो हक्के बक्के रह गए। उनको विश्वास नहीं था कि काकोरी कांड भी हो सकता है उनके राज्य में। खैर, दमनकारी नीति शुरू हुई। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों को पकड़ा गया और इवन उनको राजेंद्र लहड़ी जैसे नेता जो नेता थे उनको पकड़ा गया और फांसी दे दी गई।
बहुत सारे क्रांतिकारियों को लंबे समय की कारावास की सजा सुना दी गई। तो काकोरी कांड जो था अपने आप में एक बहुत बड़ा कांड था, जिसने अंग्रेजों ने जो दमनकारी नीति अपनाई थी उसको ये सोच के अपनाया कि इसके बाद भविष्य में किसी तरह का कोई कांड नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि काकोरी कांड एक शुरुआत थी। मतलब नवयुवकों को जब ये पता चला कि हमारे अपने लोगों ने, मीन्स वैसे लोग जो कभी अंग्रेजों से आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकते थे, या हमारे नरम दल के नेता हमेशा गिड़गिड़ाते रहते थे अपनी आज़ादी के लिए या उन चीज़ों के लिए, अब ऐसे लोग थे जो खादी की टोपी, कोट और धोती पहन के रात के समय में या दिन के समय में ट्रेन लूट सकते थे। और वहीं पर इन्होंने, ऐसा नहीं था कि ये कोई भगौड़े थे, डरपोक व्यक्ति थे। काकोरी कांड की घटना का वर्णन मैं करना चाहूँगा। जब ये काम हो गया, जब इन्होंने ट्रेन को लूटा, तो वहाँ पर ये खड़े रहे, तिरंगा झंडा को फहराया, जय हिंद का नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, और सारे क्रांतिकारी जो थे काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे अपने उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। मतलब एक निर्भय माहौल को क्रिएट करना, एक ऐसा माहौल दिखाना नवयुवकों को जो भविष्य के लिए अगर क्रांतिकारी बनना चाहते थे, और ये इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिला। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों की दमन नीति बहुत निगेटिव थी, बहुत ज़्यादा घातक थी। इसके बाद भी ये देखा गया कि बहुत सारे क्रांतिकारी व्यक्ति, इवन नवयुवक जो थे, मतलब ज़्यादातर नवयुवक व्यक्ति जो थे, वो क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने लगे। मतलब काकोरी कांड ने लोगों को और उत्साहित कर दिया इसको आगे बढ़ने के लिए। काकोरी कांड के बाद साइमन कमीशन जब भारत आया 1928, वैसे 1927 में, जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको, मूल रूप से जैसे 10 साल पर ये सुधार लाते थे। 1909, 10 साल बाद 1919, और देन अगला जो 10 साल में उनको अपना सुधार इंट्रोड्यूस करना था, तो वो देखना चाहते थे कि भाई जो हमने 1919 में सुधार लागू किया है, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते थे, उसमें वो किस स्तर तक सफल रहे हैं। उसी सुधार के परिप्रेक्ष्य में वो एक सुधार लाना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने एक कमिटी का गठन किया जिसका हेड जो थे सर साइमन थे। हाँ, कमिटी थी भारतीयों के लिए, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं था। ये सबसे अचंभित करने वाली बात थी। समस्या हमारी, लेकिन सारे अंग्रेज, और वो ऐसे अंग्रेज जो कभी भारत में रहे नहीं, पहली बार इंग्लैंड से वो अंग्रेज आ रहे थे और जो हमारी समस्याओं का हल करते। ये सबसे बुरा लगा उस समय के लोगों को, या उस समय के नेताओं को, उस समय के क्रांतिकारियों को। खैर, साइमन कमीशन से हमारा कोई लेना देना नहीं था। जो क्रांतिकारी विचारधारा थी उसको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, साइमन कमीशन जैसे ही भारत आया, लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय ने जब इसका विरोध किया, उसी समय सैंडर्स जो पुलिस अधिकारी था उसने लाठीचार्ज का आदेश दिया, और इसी लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय का एक फेमस स्टेटमेंट भी है कि मेरे शरीर पर पड़े हुए लाठी के एक एक बार अंग्रेजों के ताबूत में अंतिम कील का काम करेंगे। क्रांतिकारियों को ये बात बहुत बुरी लगी। उनको लगा कि उनका पुरुषार्थ, एक तरह का उनका जो मर्दानगी है, उनको ललकारा गया है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। क्रांतिकारी विचारधारा को हमेशा पोषित करते थे, सपोर्ट करते थे। जब ये घटना घटी तो इवन बहुत सारी महिला क्रांतिकारियों ने बोला कि अगर इसका बदला नहीं लिया गया तो मर्द क्रांतिकारी जो है चूड़ी पहन के रहे, और हम लोग इसका बदला लेंगे। मीन्स सैंडर्स की हत्या होनी ही चाहिए। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं ये सफल था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सारे तत्कालिक क्रांतिकारियों ने मिलकर सैंडर्स निर्दयी को मारा था, और बड़ी शान से मारा था। और उन्होंने उस समय पोस्टर भी डाला था। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि सैंडर्स को मारते समय हमें खुशी नहीं है, उसके मरने का हमें दुख है, लेकिन वैसे व्यक्ति को जीने का भी अधिकार नहीं है जो अमानवीय तरीके से लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाता है या भारतीयों पर लाठियां चलाता है और उन्हें मारता है। ये जवाब था क्रांतिकारियों का। इस घटना ने उन्हें पूरा हिलाकर रख दिया अंग्रेजों को। अंग्रेजों को समझ नहीं आया कि क्या भारत जैसे देश में ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन हुआ। तो ये सारी घटनाएं जो है अपने आप में दिखाती है
कि क्रांतिकारी जो थे शक्तिशाली संगठित हो चुके थे। मीन्स जो आपको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, बाद में इसका नाम आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आ गई। नाम जरूर बदला लेकिन एक संगठन को मजबूत किया इसने। वेस्ट बंगाल में आपको अनुशीलन समिति युगांतर, ये दो विचारधाराएं सर्वाइव कर रही थी और दोनों विचारधारा एक संगठित रूप से लड़ रही थी। यहाँ पर मैं एक चीज को और स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो क्रांतिकारी थे वो बलिदान की बात करते थे, उनके अंदर भय डर जैसा माहौल नहीं था, हमेशा वो मरने के लिए तैयार थे। उनको पता था कि मरना है, मतलब वो प्रोटेक्शन की मुद्रा में कभी नहीं थे, नौयुवक थे, जोश था और देश के लिए मरना है, देश सबसे सामने होता था। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का या हमारे लोगों का कि हम क्रांतिकारियों को कभी जयंती तक नहीं मनाते हैं। छोटे मोटे क्रांतिकारियों को, राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती कब मनाई जाती है किसी को नहीं पता है। भगत सिंह और बहुत सारे लोगों को तो हम याद भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनका नाम आज भी इतिहास में गुम है और शायद उनका नाम हम लेना भी नहीं चाहते हैं। हमारे आने वाले वंशज शायद उनका नाम भूल भी जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि इनको याद रखा जाए। इन्होंने सत्ता के लिए कभी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। कांग्रेस पर हम आरोप लगा सकते हैं, कांग्रेस के बहुत सारे नेता सत्ता के लालच में आए और उन्होंने आंदोलन किया और सत्ता का भोग उन्होंने भोगा, लेकिन इन क्रांतिकारियों का एकमात्र मकसद था बलिदान। और एक कम उम्र में, ऐसा नहीं था कि जिंदगी को बहुत कुछ सीख चुके थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, ऐसा भी नहीं था अनपढ़ व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे, सारे चीज़ों को छोड़ दिया, पढ़ाई को छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई को। भगत सिंह, बटुकेश्वर दास ऐसे लोग थे जो बहुत पढ़े लिखे थे और अंततः उस सारे चीज़ों को त्याग दिया। चाहते तो आराम से नौकरी कर सकते थे, अंग्रेजी सल्तनत के अधीन पर वो उनका काम कर सकते थे, लेकिन वो अच्छे परिवार से बिलोंग करते हुए जो जज्बा था देश के लिए, वो किसी और व्यक्ति में हम देखने को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो कोई और विचारधारा हो, देखने को नहीं मिलता है। नमन है ऐसे क्रांतिकारियों को। तो मित्रों, आज का क्लास इतना ही। चटगांव हत्याकांड या चटगांव जो हथियार कांड है उस पर चर्चा, और साथ ही साथ इस घटना को अगले क्लास में स्पष्ट कर देंगे। मतलब इसके कुछ और पॉइंट्स हैं जो अगले क्लास में आपको स्पष्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।